हेलो स्टूडेंट। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेईई का स्टीरियो आइसोमर का सेक्शन है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन 2 तक देख लिए थे। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। थर्ड है द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर दैट आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो आपके पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसका मोनोक्लोरिनेशन करवाना है और फाइंड आउट करना है टोटल आइसोमर कितना होगा, स्टीरियो आइसोमर भी इंक्लूड करके। तो सबसे पहले मोनोक्लोरिनेशन करवाइए। तो मोनोक्लोरिनेशन के लिए आपको डिफरेंट टाइप का कार्बन फाइंड आउट करना होगा। जितना डिफरेंट टाइप का कार्बन होगा उतना मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट बनेगा, और स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट के बाद उसमें स्टीरियो आइसोमर कंसीडर कीजिए कि स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है या नहीं है। तो देखिए ए ये दोनों आइडेंटिकल कार्बन है, मतलब एक प्रोडक्ट देगा। बी ये दोनों भी आइडेंटिकल है। नेक्स्ट सी डी, तो टोटल 4 डिफरेंट कार्बन है और सभी से हाइड्रोजनेटेड है, मतलब 4 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट होगा। तो ए से आप हाइड्रोजन हटाओ, Cl लगाओ। तो यहाँ से C2H5 कार्बन से CH3H, इस कार्बन से CH3 है, और नेक्स्ट CH2Cl, CH2 और CH3 में से एक हाइड्रोजन हटेगा तो CH2, और हाइड्रोजन हटाओ क्लोरीन लगाओ, तो क्लोरीन लगा दीजिए। तो ये आपका मोनोक्लोरिनेशन हुआ। अब बी से हटाइए, तो बी से हटा के हाइड्रोजन और क्लोरीन लगा दीजिए। तो C2H5 CH3, उसके बाद CHCl, उसके बाद CH3। इसके बाद थर्ड है कि सी से आप हाइड्रोजन हटाइए, क्लोरीन लगाइए। तो C2H5 कार्बन से क्लोरीन और C2H5 और एक मिथाइल ग्रुप। इसके बाद डी से हटाइए, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, Cl लगाओ। तो आपका होगा C2H5, नेक्स्ट CH और C2H5, और इस कार्बन से जो CH3 है उससे हाइड्रोजन हटेगा तो CH2 और Cl। तो ये जो है 4 स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट हुआ। अब इसमें आपको स्टीरियो आइसोमर भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो जब ये प्रोडक्ट बना तो यहाँ पे ये कार्बन कायरल कार्बन है। देखिए पहले से जो आपका रिएक्टेंट था उस केस में इस कार्बन से 2 सेम ग्रुप अटैच था, इथाइल। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन हट के क्लोरीन लग गया तो एक इथाइल रह गया और दूसरा इथाइल नहीं है, तो 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। तो ये कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन है मतलब इसमें ना तो पीओएस प्रेजेंट है ना ही सीओएस प्रेजेंट है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो ये 2 स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा, तो इसका 2 स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल होगा। नेक्स्ट इस केस में ये कार्बन भी कायरल है और ये कार्बन भी कायरल है। क्यों? क्योंकि इससे भी 4 डिफरेंट ग्रुप है, इससे भी 4 डिफरेंट ग्रुप है। इससे एक इथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन, एक CH3 और एक पूरा ग्रुप। ये इथाइल नहीं है, एक हाइड्रोजन कम है इसमें इथाइल की जगह, तो ये डिफरेंट ग्रुप है, तो ये कायरल हो गया। सिमिलरली ये एक मिथाइल, एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप, तो टोटल 4 डिफरेंट ग्रुप है, तो ये भी कायरल। तो 2 कायरल कार्बन है, तो स्टीरियो आइसोमर कितना होगा? 4 स्टीरियो आइसोमर होगा। एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों का कन्फिग्रेशन RR हो, फिर उसका मिररिंग है, दोनों का कन्फिग्रेशन SS। अब पहले का कन्फिग्रेशन R, दूसरे का कन्फिग्रेशन S, और एक पॉसिबिलिटी है कि पहले का कन्फिग्रेशन S और दूसरे का कन्फिग्रेशन R, जिसका R था उसका S और जिसका S है उसका R। तो ये टोटल 4 स्टीरियो आइसोमर शो करेगा, 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा इस केस में। इसके बाद नेक्स्ट, तो इसमें कायरल नहीं है क्योंकि देखिए इस कार्बन से 2 सेम ग्रुप है, इथाइल और इथाइल, तो ये स्टीरियो आइसोमर तो नहीं करेगा, तो एक ही स्ट्रक्चर होगा जो ये है। इसके बाद सिमिलरली नेक्स्ट भी कायरल एक भी नहीं है, सभी कार्बन से 2 सेम ग्रुप है, इससे 2 इथाइल ग्रुप है, इससे 2 हाइड्रोजन ग्रुप, तो कायरल एक भी नहीं है, मतलब स्टीरियो आइसोमर शो नहीं करेगा, तो एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। तब टोटल स्ट्रक्चर काउंट कर लीजिए, 2 + 4 + 1 + 1, तो टोटल 8 स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। मोनोक्लोरो प्रोडक्ट टोटल 8 होगा। अगर स्टीरियो आइसोमर को भी कंसीडर करेंगे तो इसका आंसर 8 है। इसके बाद नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कन्फॉर्मर विथ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज आर। तो आपके पास ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसका स्टेबल कन्फॉर्मर पूछ रहा है और उसमें डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, मतलब कि डाइपोल मोमेंट होना चाहिए कुछ ना कुछ, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। तो स्टेबल कन्फॉर्मर तो गॉच या एंटी 2 ही फॉर्म होता है, तो गॉच और एंटी फॉर्म इसका बनाइए। उसके बाद उसमें चेक कीजिए कि डाइपोल मोमेंट जीरो भी किसी में है क्या। अगर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा तो सबका ऐड कर दीजिए।
तो सबसे पहले तो देखिए, ये जो अपर कार्बन है ये फ्रंट कार्बन होगा न्यूमान प्रोजेक्शन में, ऊपर क्लोरीन, लेफ्ट साइड में ब्रोमीन है और राइट साइड में मिथाइल है। नेक्स्ट कार्बन बाइक कार्बन जिसको सर्किल से रिप्रेजेंट किए हैं, उसमें CH3 नीचे है तो ऊपर CH3 होगा, राइट साइड में Cl और लेफ्ट साइड में Br। तो ये तो इक्लिप्स फॉर्म है, इसका आप एंटी फॉर्म बनाइए। तो क्लोरीन के अपोजिट साइड में दे दीजिए। तो आप क्या कीजिए, क्लोरीन तो एज इट इज, मतलब डॉटेड वाला कार्बन को एज इट इज रहने दीजिए, बाइक कार्बन को जिसको सर्किल से रिप्रेजेंट किए हैं उसको रोटेट कीजिए। तो Cl को यहाँ लाने के लिए कितना डिग्री से रोटेट कीजिएगा, 60 डिग्री से, तो यहाँ Cl आ जाएगा। सिमिलरली Br जो है यहाँ से रोटेट होने के बाद यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे Br और इस तरफ CH3। तो ये एंटी फॉर्म है। इसके बाद गॉज फॉर्म बनाइए। तो गॉज फॉर्म के लिए Cl के सामने डायहेड्रल एंगल, एक तो पॉसिबिलिटी है 60 डिग्री, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है 300 डिग्री। तो डॉटेड वाला कार्बन को एज इट इज रहने दीजिए, यहाँ पे CH3, उसके बाद ये Cl को यहाँ पे कर देते हैं डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री। तो Cl यहाँ जाएगा तो CH3 यहाँ जाएगा, तो CH3 यहाँ और यहाँ पे Br आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट डायहेड्रल एंगल 300 डिग्री कर दीजिए, मतलब Cl को इस तरफ, तो Cl Br CH3। फ्रंट कार्बन तो एज इट इज रहने दीजिए, बाइक तो यहाँ Cl यदि लाइएगा इस तरह रोटेट करके तो CH3 यहाँ आ जाएगा Br के पास, तो यहाँ CH3 और Br यहाँ चला जाएगा क्लोरीन के पास। तो ये 3 स्ट्रक्चर है। अब इसमें डायपोल मोमेंट देखिए किसी का 0 भी है, तो 0 नहीं होगा डायपोल मोमेंट। क्यों? क्योंकि सिर्फ क्लोरीन एक दूसरे का कैंसिल आउट कर पाएगा, यहाँ ब्रोमीन और इसके अपोजिट तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगा। सिमिलरली ये भी कैंसिल आउट नहीं करेगा, तो इसमें नॉन जीरो डायपोल मोमेंट है एंटी पोजिशन में भी, एंटी फॉर्म में। और गॉच में तो नॉन जीरो होगा ही, क्योंकि Cl के सामने Br है, Br के सामने Cl है और मिथाइल के सामने मिथाइल है, तो एक ही एक दूसरे का कैंसिल आउट करेगा, मिथाइल के सामने मिथाइल, बाकी दोनों नॉन जीरो है। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे कोई भी एक दूसरे के आमने सामने सेम एटम नहीं है, मतलब कोई एक दूसरे का कैंसिल आउट नहीं कर रहा है, तो इसमें भी नॉन जीरो ही होगा। तो टोटल 3 स्टेबल कन्फर्मर है और सभी का डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है, मतलब आंसर 3 हो जाएगा। स्टेबल कन्फर्मर विथ नॉन जीरो डायपोल मोमेंट 3, तो फोर्थ का आंसर 3 होगा। इसके बाद फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर दैट कैन एग्जिस्ट फॉर M इज। तो आपके पास M का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितना होगा। तो इसमें जो है सबसे पहले बताते हैं कि इस क्वेश्चन का अच्छाई क्या है। तो देखिए यहाँ पे 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट, 1 और 1 2। तो आप जब फॉर्मूला लगाइएगा तो आंसर 4 आएगा, 2⁻², तो 4 स्टीरियो आइसोमर होगा, लेकिन 4 इसका एक्चुअली में होगा नहीं। ऐसा क्यों? तो आप देखिए ये 2 जो कायरल कार्बन है इसका 4 क्यों आएगा? तो कन्फिग्रेशन RR और इसका मिरर इमेज S है। सिमिलरली कन्फिग्रेशन फर्स्ट का R दूसरे का S, तो इसका मिरर इमेज बन जाएगा, जो R था उसका S और जो S है उसका R। तो ये 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है। बाइसाइक्लो कंपाउंड होने के कारण आपके पास ये आज़ादी नहीं है कि आप इसका कन्फिग्रेशन चेंज करिए। क्यों? तो जैसे देखिए इसका कन्फिग्रेशन कुछ तो होगा, R या S होगा इस पोजीशन में, यहाँ से बैक साइड में जाके हाइड्रोजन होगा अटैच, यहाँ से 4 एटम है, मतलब ये बैक साइड में CH3 अटैच है। तो मान लीजिए कि इसका कन्फिग्रेशन R है, सिमिलरली इसका कन्फिग्रेशन भी R मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, कुछ भी होगा R या S होगा। तो आप जो है इसका कन्फिग्रेशन R से S नहीं कर सकते, मतलब बैक साइड में ये वाला बॉन्ड को शिफ्ट करना पड़ेगा, एक शिफ्ट में कन्फिग्रेशन चेंज होता है। तो जब आप शिफ्ट कीजिएगा तो देखिए ये हवा में तो लटका हुआ नहीं है, इधर से अटैच्ड है, तो जब भी जाएगा तो ये दोनों एटम, मतलब ये पूरा जो ब्रिज हेड पार्ट है ये पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा, मतलब दोनों जगह शिफ्ट होगा, तो साथ में दोनों का कन्फिग्रेशन चेंज होगा। अगर दोनों का कन्फिग्रेशन RR है तो एक का कन्फिग्रेशन एज इट इज और दूसरे का चेंज आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक को इस तरफ रखिएगा दूसरे को अपोजिट तरफ ले जाइएगा तो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो ये ब्रिज हेड
रहेगा नहीं, हवा में लटक जाएगा फिर एटम, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करना पड़ेगा। तो आपके पास ये आज़ादी नहीं है कि आप सिर्फ एक कार्बन का कन्फिग्रेशन चेंज कीजिए। जब भी होगा तो दोनों का साथ में कन्फिग्रेशन चेंज होगा। तो आर आर यदि है तो इसका कन्फिग्रेशन एस एस होगा। तो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है कि ये खुद प्लस इसका मिरर इमेज बने, मतलब ये ब्रिज हेड पार्ट जो है पूरा का पूरा नीचे चला जाए। अभी ऊपर साइड है तो दोनों नीचे चला जाएगा, तो एक और पॉसिबिलिटी बनेगा, इसका मिरर इमेज बनेगा। हो सकता है इसका कन्फिग्रेशन आर हो, इसका कन्फिग्रेशन एस हो। तो उस केस में जब ये नीचे जाएगा तो एस वाला आर हो जाएगा और आर वाला एस हो जाएगा। तो कोई एक ही पॉसिबिलिटी है। अब आप उतना कैलकुलेट करने का जरूरत है नहीं, क्योंकि आर एस कन्फिग्रेशन से कोई मतलब ही नहीं, हमको बस फाइंड आउट करना है कि टोटल कितना आइसोमर होगा। तो आप फॉर्मूला से अगर निकालिएगा तो गलत हो जाएगा। इस केस में दो ही आइसोमर बनेगा, एक ये खुद और एक बार ये पूरा ब्रिज हेड नीचे चला जाएगा, मतलब दोनों कार्बन का एक साथ कन्फिग्रेशन चेंज हो। ऐसा नहीं कि एक का फिक्स रहने दीजिए दूसरा का चेंज कीजिए। तो एक ये खुद है और एक बार दोनों का चेंज होगा तो एक इसका मिरर इमेज बनेगा। टोटल दो ही मॉलिक्यूल है। मतलब आपको ये आज़ादी नहीं है कि एक का कन्फिग्रेशन एज इट इज रहने दीजिए, दूसरे का चेंज कीजिए। चेंज होगा तो दोनों का साथ में चेंज होगा। तो अगर दोनों का आर आर कन्फिग्रेशन है तो उसका मिरर इमेज एस एस बन जाएगा। यदि एक का आर दूसरे का एस है तो उसका मिरर इमेज एस और आर बनेगा। तो कोई एक ही पॉसिबिलिटी होगा, तो टोटल दो ही आइसोमर बनेगा। एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम लेक्चर के टाइम बताए थे, वहाँ पे यहाँ CH3 नहीं, यहाँ भी हाइड्रोजन था, मतलब ये दोनों ब्रिज हेड कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड था, इस तरफ भी हाइड्रोजन। तो वहाँ पे हम क्या बोले थे कि POS नहीं है, COS भी नहीं है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो ये खुद प्लस इसका मिरर इमेज बनेगा। वहाँ पे हम इस तरह से डिटेल में नहीं बताए थे कि ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, तो होना चाहिए 4, जबकि आप फॉर्मूला लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, 2⁻²⁴ हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा कॉमन सेंस यदि रहे तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था। जो लोग इसमें फॉर्मूला लगाए होंगे उसका पक्का गलत हो गया होगा। 2 कायरल कार्बन है तो 4 होना चाहिए, लेकिन आपको कन्फिग्रेशन चेंज करने का आज़ादी ही इसमें नहीं है, बस यही दिक्कत है। नेक्स्ट, ये भी देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपके पास आज़ादी तो है, लेकिन ये लिख दिया है ये सॉलिड लाइन से कि जो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है उस बॉन्ड का कन्फिग्रेशन फिक्स है। मतलब इस केस में आपके पास तो आज़ादी था कि आप ये सब बॉन्ड का कन्फिग्रेशन चेंज कर सकें, लेकिन क्वेश्चन में ही दे दिया कि जो सॉलिड से रिप्रेजेंट हो रहा है उसका कन्फिग्रेशन चेंज नहीं करना है, इसको फिक्स ही रहने देना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फ्रीज हो गया। अब इसका कन्फिग्रेशन जो है वही रहेगा एज इट इज, चेंज नहीं हो सकता है। इसीलिए तो इसमें पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर। तो ऑप्टिकली एक्टिव पूछने के बाद भी ओड आ जाता है, 7 स्टीरियो आइसोमर आता है। जबकि आपको पता होगा कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हमेशा 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, खुद प्लस उसका मिरर इमेज। तो हमेशा इवन मल्टीपल में आएगा, या तो 2 स्ट्रक्चर होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हमेशा इवन मल्टीपल में होगा, लेकिन इसका आंसर 7 आ रहा है। रीजन आपको क्वेश्चन अच्छे से करने के बाद पता चल जाएगा कि इसका कन्फिग्रेशन फिक्स कर दिया है इसी कारण से। तो आपके पास x दिया हुआ है और इसमें बोल रहा है कि जो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये जितना बॉन्ड है ये सबका कन्फिग्रेशन फिक्स है, मतलब इसका कन्फिग्रेशन आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और जो ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है वो कन्फिग्रेशन आप चेंज कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इंडिकेट दैट द कन्फिग्रेशन इज द स्पेसिफिक कार्बन एंड ज्योमेट्री ऑफ डबल बॉन्ड इज नॉट फिक्स। मतलब कन्फिग्रेशन कार्बन का और डबल बॉन्ड का ज्योमेट्री फिक्स नहीं है, लेकिन जहाँ सॉलिड से रिप्रेजेंट है उसका कन्फिग्रेशन फिक्स है। मतलब ये दोनों OH ग्रुप और ये पूरा मॉलिक्यूल तीनों रिंग के सेम साइड है। अब ये या तो सेम साइड हो सकता है या अपोजिट साइड हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी है। तो जब अपोजिट साइड रहेगा तब तो POS प्रेजेंट होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जब आप इसको इक्वल हाफ में काटिएगा तो OH के सामने OH, ये मॉलिक्यूल OH के सामने है, मतलब OH के तरफ है, तो ये ऊपर साइड है लेकिन ये नीचे साइड है, अपोजिट साइड बोले। तो जब अपोजिट साइड होगा तब तो किसी केस में POS नहीं होगा। तो मान लीजिए अपोजिट साइड होगा, तो अपोजिट साइड में कितना पॉसिबिलिटी होगा, अपोजिट, और ये मान लीजिए कि सिस है, सिस या E बोल सकते हैं डबल बॉन्ड के लोग, तो अपोजिट ER, और ये कायरल कार्बन का कन्फिग्रेशन एक बार R हो सकता है। सिमिलरली नेक्स्ट है कि अपोजिट तो फिक्स कर दीजिए, अब ये E और S हो सकता है। नेक्स्ट अपोजिट साइड में ही रहे और ये E के जगह Z हो जाए और R हो जाए, और अपोजिट साइड में रहे
जेड और आर की जगह एस हो जाए। तो ये 4 पॉसिबिलिटी है जब अपोजिट साइड में रहेगा। तो अपोजिट साइड में डबल बॉन्ड का कन्फिग्रेशन ई हो और इसका आर हो, डबल बॉन्ड का कन्फिग्रेशन ई हो और इसका कन्फिग्रेशन आर से एस हो जाए। नेक्स्ट डबल बॉन्ड का कन्फिग्रेशन भी चेंज कर दीजिए, तो ई से जेड कन्फिग्रेशन रहे और इसका कन्फिग्रेशन आर, ई से सॉरी जेड से जेड तो एज इट इज रहे और आर की जगह एस हो जाए। तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी है जब अपोजिट साइड में होगा। और ये सभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि ये सब में ना तो पीओएस वेरिएंट है और सीओएस वेरिएंट होने का तो कोई चांस ही नहीं है इसमें, तो सीओएस भी वेरिएंट नहीं है, तो ये सब ऑप्टिकली एक्टिव है। इसके बाद एक और पॉइंट कि अगर ये सब ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो टोटल 8 तो यहीं से हो जा रहा है। तो ये गलती नहीं कीजिएगा, ये सोचने वाला था कि जब आप इसका मिरर इमेज बनाइएगा तो किसी भी कंपाउंड का मिरर इमेज बनाने के लिए सारे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में दे दिया है कि आप इस कार्बन इस कार्बन इस कार्बन ये सब का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्टिकली एक्टिव तो है, लेकिन इसका मिरर इमेज कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका मिरर इमेज बनाने के लिए इन सभी कायरल कार्बन का भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन में दिया है कि चेंज नहीं करना है। तो इसलिए ये 4 ही होगा, 8 काउंट नहीं कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि ये सेम साइड में रहे, ये जो डबल बॉन्ड है सेम साइड में रहे। तो सेम साइड का भी 4 पॉसिबिलिटी है। सेम ई आर मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन मतलब सेम साइड में तो है ही, इसका कॉन्फ़िगरेशन ई हो और इसका कॉन्फ़िगरेशन आर हो। तो ई और आर सेम साइड में है, इसका कॉन्फ़िगरेशन ई तो रहे ही, आर से एस हो जाए। तो सेम ई एस ये अलग हो गया। सिमिलरली सेम ई सॉरी ई तो हो गया खत्म, ई के बाद जेड कर दीजिए। तो सेम जेड आर और सेम जेड एस। तो ये 4 स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन इसमें से एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये सब जो कायरल कार्बन है इसका भी कुछ तो कॉन्फ़िगरेशन होगा। मान लीजिए कि इसका कॉन्फ़िगरेशन आर है, ई है, एस है। तो ई का कॉन्फ़िगरेशन तो ई ही होता है मिरर इमेज के लिए, पीओएस के लिए ई का ई होना चाहिए। और ये जब आर है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन यदि एस रहेगा तो मिरर इमेज हो जाएगा, और ये यदि एस है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आर होना चाहिए। मतलब कुछ भी होगा तो वो पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे भी होगा ना कि यहाँ आर और यहाँ एस हो जाए, यहाँ ई यदि है तो यहाँ ई ही रहे, और यहाँ एस है तो यहाँ आर हो जाए। तो एक दूसरे का मिरर इमेज हो गया ये पूरा पार्ट, और ये पार्ट भी एक दूसरे का मिरर इमेज है, मतलब एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज है। तो इस केस में एक मॉलिक्यूल को आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। आप अगर चाहते हैं तो आप एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल लीजिए, लेकिन एग्जाम हॉल में तो कॉन्फ़िगरेशन निकालने का टाइम ही नहीं रहता है। तो जब आप कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन या तो आर होगा या एस होगा। सिमिलरली इसका भी कॉन्फ़िगरेशन या तो आर होगा या एस होगा। और ये तो दिख ही रहा है, डबल बॉन्ड ई कॉन्फ़िगरेशन है, 2 भारी भरकम ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट साइड है, तो ये ई है। तो सिमिलरली जब इसका कॉन्फ़िगरेशन ई होगा तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। और यदि यहाँ आर है तो ये एस, और यहाँ भी आर है तो यहाँ एस, तो एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाएगा ये पूरा पार्ट। तो एस ही एस ये वाला पार्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, तो इसको हटाना पड़ेगा। और यदि ये आर है, सॉरी आर तो देख लीजिए, अगर यदि ये एस है तो अगर आर कॉन्फ़िगरेशन होगा तो आपका आर ई एस वाला मिरर इमेज हो जाएगा। कहने का मतलब सेम साइड में एक मॉलिक्यूल जो है वो तो पीओएस शो कर देगा जब आप पूरा पॉसिबिलिटी देख लीजिएगा, तो एक को तो हटाना ही पड़ेगा। तो 3 ही काउंट होगा, तो 4 + 3। आप एग्जैक्ट नहीं तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकाल के फिर देख लीजिए, तो टोटल 7 ही स्ट्रक्चर होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत लोग गलती कर दिया होगा। पहले 4 बनाया होगा, देखा होगा ऑप्टिकली एक्टिव, तो पहले तो इसका मिरर इमेज भी बना दिया होगा, जो कि नहीं करना था। ये भी एक गलत करवाने के लिए ही दिया गया था कि फिक्स कर दो इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ आइसोमर कंसिडरिंग बोथ स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर ऑफ साइक्लिक ईथर विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C4H8O। तो C4H8O साइक्लिक ईथर का आपको आइसोमर बताना है। तो सबसे पहले डीओ निकालिए। तो ऑक्सीजन एटम पे डीओ डिपेंड नहीं करता है, तो डीओ होगा 4 + 1 - 8/2। डीओ 1 है और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब सिर्फ एक रिंग पॉसिबल हो। तो आप साइक्लिक ईथर बनाइए। सबसे पहले टोटल स्ट्रक्चरल बना दीजिए, उसके बाद स्टीरियो देख लीजिएगा कि स्टीरियो आइसोमर किस केस में पॉसिबल है। तो C4H8O, तो एक पॉसिबिलिटी है कि 4 कार्बन और एक ईथर, मतलब 5 मेंबर्ड का रिंग बने, तो ये एक ईथर है। अब 4 मेंबर्ड का ईथर बना दीजिए।
तो यहाँ से 4 मेंबर। अब ऑक्सीजन के नेक्स्ट कार्बन से मिथाइल ग्रुप रहे। दूसरा है कि ऑक्सीजन के नेक्स्ट टू नेक्स्ट, मतलब ऑक्सीजन से नेक्स्ट सेकेंड कार्बन से मिथाइल ग्रुप अटैच रहे। तो ये 4 मेंबर्ड का 2 पॉसिबिलिटी है। उसके बाद 3 मेंबर्ड, तो 3 मेंबर्ड में एक इथाइल ग्रुप रह सकता है या 2 मिथाइल ग्रुप रह सकता है। तो 2 मिथाइल ग्रुप 1 कार्बन पे रहे या 1,2 कार्बन पे रहे, यहाँ से। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है। अब इसमें आपको स्टीरियो भी देखना पड़ेगा, तो ये तो स्टीरियो आइसोमर शो नहीं करेगा। इस केस में ये कायरल कार्बन है, मतलब ये स्टीरियो आइसोमर शो करेगा। इसमें ना तो POS है ना COS है, तो ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, R और S कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट इसमें एक भी कायरल नहीं है, तो इसका एक ही स्ट्रक्चर होगा। सब में लिखते जाइए 1 2 1। इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, मतलब ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ऑप्टिकली एक्टिव है, R और S कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट इसमें एक भी कायरल कार्बन नहीं है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव शो नहीं करेगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो एक ही स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इस केस में 2 कायरल कार्बन है, लेकिन सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल है तो 2⁻² - 1 प्लस 2⁻² 2/2 - 1, तो 3 होगा। फॉर्मूला से भी आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं। नहीं तो आप देखिए इसका 3 स्ट्रक्चर क्या क्या होगा। एक तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन RR हो, तो इसका मिरर इमेज भी होगा, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन SS। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक का कॉन्फ़िगरेशन R, दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन S, तो इसका जो मिरर इमेज बनाइएगा, मतलब जो R था उसका S और जो S है उसका R, तो ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों? तो देखिए एक का कॉन्फ़िगरेशन R है, दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन S है, मतलब इसमें POS प्रेजेंट है। जब आप इसको इक्वल हाफ में बाइसेक्ट कीजिएगा, तो ऑक्सीजन एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज, और ये कायरल ग्रुप और ये कायरल ग्रुप। आपको पता है कि R का मिरर इमेज S होता है, सिमिलरली S का मिरर इमेज R होता है, तो एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज हो गया, तो पूरा मॉलिक्यूल एक दूसरे का मिरर इमेज है, मतलब इसमें POS प्रेजेंट है। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये और इसका मिरर इमेज आइडेंटिकल कहलाएगा। तो ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो टोटल होगा आपका 1 + 2 + 1 4 + 2 6 + 1 7 + 3 10। तो टोटल आइसोमर, स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमर दोनों कंसिडर करेंगे तो 10 साइक्लिक ईथर पॉसिबल होगा, तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। स्टीरियो आइसोमर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर से ORM 1 का प्रीवियस 42 ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।